आज कोई नया बच्चा ज्वाइन किया हुआ है क्या, कि सभी लोग पहले से हैं? नहीं सर, मैं नया बच्चा हूँ। अच्छा, हाँ, सुधांशु जी। अच्छा, आप किस चीज गुड की? मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अमृत। सुधांशु, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, आईआईटी या नीट की? सर मैं नॉर्मल 12th के लिए पढ़ रहा हूँ। अभी 11th 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। बट आगे साइंस स्ट्रीम लिया है तो कुछ तो सोचा होगा कुछ करने के लिए? अभी नहीं सोचा? नहीं सर, इंजीनियरिंग के लिए तो सोचा नहीं, और मैथ लिया हो तो इंजीनियरिंग करूंगा नहीं, सोचा था मर्चेंट नेवी के लिए। अच्छा, तो तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज किए हैं अभी? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, ठीक है। मर्चेंट नेवी भी अच्छा ऑप्शन है। और इनफैक्ट पीसीएम अगर अच्छे से करोगे तो फिर क्या पता 2-3 महीने में ऐसा इंटरेस्ट जाग जाए इंजीनियरिंग की तरफ, तो उधर भी जा सकते हैं। तो हम लोग ये जो क्लासेस हैं, जैसा कि सभी बच्चों से बात कर ही रखा है मैंने, तो ये बेसिकली हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे बेस से लेके चलते हैं, जो 11th 12th कवर करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है नीट और आईआईटी जेईई का भी करते हैं। तो सारा चीज कवर होता रहता है। तो जहाँ पे तुम्हें लगे कि जो इंटरेस्ट जगेगा तो हमको बताना, फिर हम लोग आगे उस पर वर्क करेंगे। ओके सर। हाँ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आज पहली क्लास है हम लोगों की। सो सबसे पहले समझना जरूरी है कि मोशन किसको कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब हम बोलते हैं कि है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किसी रिलेटिव, जो पोजीशन है, रिलेटिव ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलते हैं। लेट्स से हमारे पास जो स्टेशनरी पोजीशन, एक पोल है ना, वो पोल लगा हुआ है, और एक ब्लॉक है जो कि, या एक एक गाड़ी है लेट्स से। ये गाड़ी इस पोल के रेस्पेक्ट में अब रोड पे आगे मूव कर रही है। पोल जो है रोड के किनारे है और ये आगे मूव कर रही है। तो बेसिकली मोशन में तभी बोलते हैं क्योंकि ये अपना पोजीशन इस पोल के रेस्पेक्ट में, मान लो इनिशियली ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, और 1 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं कि ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया, और 2 सेकंड के बाद फिर देखते हैं ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया। तो ये जो पोजीशन अपना एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। सो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब चेंज करता है कोई अपना पोजीशन, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of material object is called mechanics। तो जो फिजिक्स के काफी सारे ब्रांचेस हैं जो अभी हम लोग देखेंगे, 11th 12th में हम लोग अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हैं। सबसे मेजर जो पोर्शन है, जो जेई नीट या हमारे 11th क्लास के सिलेबस में ही अगर हम बात करें, तो मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 50% हो जाता है 11th में। और अगर हम लोग आईआईटी जेई और नीट में देखें तो 30 to 40%, 40% तक के का क्वेश्चन मैकेनिक्स से ही आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मतलब ये पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है वेव, एसएचएम। तो वेव में मेरा हमारा साउंड वेव भी आ गया। ठीक है, वेव, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा जो ब्रांच है वो हमारा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, चौथा ब्रांच हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट वाइट के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रांच है वो मॉडर्न फिजिक्स है। और 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये मेजर पोर्शन है 12th क्लास का जो कवर करता है। मतलब जैसे यहाँ पे 11th में मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 12th में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पे जिसने फिजिक्स में मास्टरी कर ली, मतलब आप मान के चलो कि 70% ऑफ द सिलेबस आपके हाथ में आ गया। उसके बाद बाकी ये सब छोटे छोटे हैं और
उतना वैल्यू भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं भी देंगे तो भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इजी है, इंटरेस्टिंग है, इसमें भी मजा आएगा, ऑप्टिक्स में भी मजा आएगा। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, एसएचएम इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। तो ये सब टॉपिक्स पे अगर आप मास्टरी करेंगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग मैकेनिक्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, और फिर हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर करते हैं, और बाद में रोटेशन करते हैं। तो इतने सारे ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब मैकेनिक्स के अंदर है। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो इन सब में देखोगे कि मोशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इन सारे चैप्टर्स में, ठीक है। सर्कुलर मोशन करेंगे तो भाई एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेशन मतलब एक ऑब्जेक्ट या तो अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, या फिर रेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है और वो मूव भी कर रहा है, मतलब रोटेशन और लीनियर मोशन दोनों साथ में हो रहा है। तो ये सारी चीजें जिसको हम रोलिंग कहते हैं बेसिकली, तो ये सारी चीजें हमारे मैकेनिक्स के अंदर आ जाती है। और हर टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। उसको 3 ब्रांच में हम लोग कन्वर्ट कर मतलब बांटते हैं। एक स्टैटिक्स हो गया, दूसरा काइनेमैटिक्स हो गया, और तीसरा डायनेमिक्स हो गया। स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिक नाम से ही है, मतलब स्टैटिक, रुका हुआ। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हैं, इक्विलिब्रियम में है ना, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उस पे तुम 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हो, 10 न्यूटन फोर्स इधर भी लगा रहे हो, दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो मूव नहीं करेगा मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका जब हम स्टडी करते हैं, राइट, तो ये स्टैटिक्स के अंदर आ जाता है। इट ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम में जब फोर्सेस रहेगा तब ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो भी जो हम लोग स्टडी करते हैं वो भी स्टैटिक्स है। तो वही कह रहा है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब हर तरफ जो फोर्सेस है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अगर 0 लग रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली अगर रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहेगा, या फिर यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। यही न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको। दूसरा है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। तो हम लोग यहाँ पे ना मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कंसर्न्ड है, क्या फैक्टर्स उस मोशन को कॉज कर रहा है उस पे हम लोग कंसर्न नहीं है। मतलब कि हम लोग को पता करना, मान लो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, टाइम टेकन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब कितना है, ये सारी चीजें काइनेमैटिक्स के अंदर आती है। बट क्या फोर्स लगा के हमने वो मोशन क्रिएट किया, उतना जो एक्सेलरेशन लाया है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं यहाँ पे काइनेमैटिक्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स में हम लोग वो फोर्सेस को स्टडी करते हैं जिसके वजह से मोशन हो रहा है, कॉजेस को स्टडी करते हैं जिसके वजह से मोशन हो रहा है। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects taking into account the factors which cause the motion। कि क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी वजह से ये मोशन हो रहा है, उन सारे फैक्टर्स को जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना फोर्स लगा रहे हैं जिससे उतना एक्सेलरेशन मिलेगा, ये सारी चीजें हम डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मतलब मैकेनिक्स के 3 पार्ट हो गए, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। तो शुरू के जो चैप्टर्स हैं, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पे हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के बारे में और काइनेमेटिक्स के बारे में। और बाद में जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इन सब पे चलते हैं तो इन सब में हम लोग स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं, वहां फिर काइनेमेटिक्स भी इंक्लूड करते हैं, सब चीज इंक्लूड होता है। क्लियर है बच्चों?
किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है बच्चों सबको? डाउट नहीं है कोई? मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग रेस्ट एंड मोशन देखते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं कि रेस्ट पे है या मोशन में है, ये सारा रिलेटिव है। किसके रिलेटिव? उस ऑब्जर्वर के, जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, जैसे रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि एक देर इज वन पर्सन, मान लो हम लोग ट्रेन पे कहीं जा रहे हैं और ट्रेन में हमारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है और हम लोग यहाँ पे मान लो बैठे हुए हैं, तो हम ऑब्जर्वर हो गए जो इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो हमें क्या लगेगा? ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब ये आदमी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। बट यही अगर हमारा कोई एक फ्रेंड जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, तो उसको क्या दिखेगा? इस ऑब्जर्वर को, ये जो सेकंड ऑब्जर्वर है, इसको ये आदमी और मैं दोनों मूव करते हुए दिखेंगे। तो ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये जो आदमी है रेस्ट पे है, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो आदमी है ये मोशन में है। तो ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, बी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो गया। तो सेम ऑब्जेक्ट किसी और आदमी के, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो दीज आर रिलेटिव टर्म्स। हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो हमें बताएगा कि रेस्ट पे है या मोशन पे। So, for example, a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers जो आसपास बैठे हुए हैं, but it is in motion with respect to objects outside the train. So, रेस्ट क्या हुआ? तो इस पे डिपेंड करेगा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों का जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, उस ऑब्जर्वर के पोजीशन के या ऑब्जर्वर के मोशन के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है या मोशन में। सो रेस्ट क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे बोलेंगे। मोशन में क्या है? An object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding. एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कब कहलाता है? जब वो अपना पोजीशन टाइम और आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये मोशन में। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। सो मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो हम लोग जो मोशन अभी पढ़ेंगे 3 टाइप ऑफ मोशन पढ़ते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में। सो रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट मास का पहले तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कब बोलेंगे? तो मान लो हम गाड़ी से, कार से अपने नोएडा से पूर्णिया जा रहे हैं, ठीक है? तो नोएडा से जब पूर्णिया जाएंगे तो कुछ करीब 1400-1500 किलोमीटर्स है, उससे भी ज्यादा ही होगा। तो 1400-1500 किलोमीटर्स है, और मेरी जो गाड़ी है मान लो ये कितनी लंबी होगी? 3 मीटर लंबी होगी, 3 मीटर्स। अब इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर गाड़ी का लेंथ देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे 3 और 0 आगे। इतने मीटर्स के रेस्पेक्ट में 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना? बहुत छोटा हो जाएगा। तो नेग्लिजिबल है तो हम मानते हैं कि ये जो 3 मीटर वाला जो कार है इसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट है जो यहाँ से नोएडा से पूर्णिया पहुंच रहा है। तो बेसिकली कि डिस्टेंस और उसका जो साइज है उसको कंपेयर करके हम लोग देखते हैं, तब पता करते हैं कि ये पॉइंट मास कंसीडर होगा या। सो एन ऑब्जेक्ट जो रेस्ट और मोशन पे है, तो हम लोग ये पॉइंट मास की बात तभी ला रहे थे। रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग बात कर रहे थे। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a part or point mass in which a particle or point mass object is moving along a straight line.
तो जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड होता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। पॉइंट मास अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और यही ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along parallel straight line and shift through equal distances in given interval of time. तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ कि मान लो ये एक बॉक्स है, इसको हम खिसका के है ना रूम में ही एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाते हैं, राइट। तो मान लो इसका जो साइज है ये 2 मीटर है और इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 5 मीटर से, राइट। तो जो 5 मीटर से इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसके लेंथ को हम लोग जीरो नहीं मान सकते हैं, इसके साइज को पॉइंट मास नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। वहां ये मानते हैं इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स यूज होंगे और ये सारे पॉइंट्स जो है ना इक्वल डिस्टेंस मूव करता है। मान लो इसका जो सामने वाला पोर्शन अगर 5 मीटर मूव कर रहा है तो जो पीछे वाला पोर्शन है वो भी 5 मीटर ही मूव कर रहा हो, है ना। तो एवरी पॉइंट मूव्स बाय द सेम डिस्टेंस, वही चीज कह रहा है, ठीक है। तो ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव इन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंसेस। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, ये और ये पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन ऑलमोस्ट सेम हुआ, बट यही है कि रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन में उसका साइज को हम लोग पॉइंट मास नहीं, कुछ भी जो भी साइज है उसका वो साइज कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे पॉइंट मास से। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन की बात करें तो a circular motion is that motion in which a particle or a point mass body is moving on a circle। मतलब अगर एक पाथ, सर्कुलर पाथ में कोई भी पॉइंट मास मूव करता है ना, पॉइंट मास ए है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। Rotatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving such that its constituent particle move simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angles in a given interval of time। मान लो हमारे पास एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट, इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, ए होगा, यहाँ पे लेट्स से बी है, कोई पॉइंट इधर सी है, तो ये सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे क्योंकि जब इसको घुमाओगे तो ए वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, सी वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, बी वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। हर एक का अपना अपना जो रेडियस है अलग अलग, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, राइट। सो अब एक ही एक्सिस पे इन सबका सेंटर है, ये सारे सर्कुलर मोशन का, तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ये अलग है। ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time। So if in the oscillatory motion the amplitude is very small, that is microscopic, the motion of the body is said to be vibratory motion। तो अब कह रहा है कि अगर जैसे हमारे पास एक, हम लोग कल बात कर रहे थे, ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम में कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पे आया, फिर सी पे आया, वापस बी पे आएगा और ए पे आएगा,
तो ए से पहले ये इस तरह से ए से सी पे गया और वापस सी से ए पे आया, तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अगर ये ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, मतलब कि जैसे हमारे पास एक पेयर ऑफ टोंग्स है बेसिकली, इसको हम लोगों ने हिट किया रबर पैड पे और छोड़ दिया, तो इसके जो आर्म्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या है कि आपका ऑसिलेशन इतना छोटा होता है कि आपको वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। सो द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, जो इसका जो एम्पलीट्यूड है मूवमेंट का बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, जिसको आप नेकेड आई से नहीं दे सकते। ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इन स्लाइड्स में? नो सर। अब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग बात किए भी थे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो वही हम जो बात कर रहे थे, एक कार से हम लोग नोएडा से पूर्णिया जा रहे हैं, तो वो कार एक पॉइंट मास हो जाएगा क्योंकि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली हम लोग क्या है, अगर 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर या तो सिंगल डायमेंशन में बात कर रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्स एक्सिस मानते हैं, और यहाँ पे हम लोग ओरिजिन को जो है रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ओरिजिन से राइट मूव कर रहे हैं या लेफ्ट मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब अगर 2 डायमेंशन मोशन में मूव कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, तो वहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। यहाँ ये ओरिजिन हो गया और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से आके गिरता है, तो ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों हो गए। सो it is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes। अगर किसी स्पेस में ऑब्जेक्ट को मूव करते देखना है तो हम लोग ये 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, तो वहां पे x, y, z तीनों एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो अगर इसको x लेंगे तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। अगर x ये वाला है, ये y होगा, ये z होगा। हम लोग इसमें हमारा चॉइस है बेसिकली, हम चाहें तो इसको भी x ले सकते हैं, ये x ले सकते हैं, ये y हो जाएगा, तो ये z हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 डायमेंशन ऐसे है कि ये जो x वाला साइड है ना, ये इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब 3 डायमेंशंस बनेंगे तुम्हारे। और ये जो है मान लो प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में, ये भी स्क्रीन के प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और एक जो ये बाहर निकल रहा होगा वो तीसरा डायमेंशन होगा, थर्ड डायमेंशन। So x, y, z axis ऐसे करके हम लोग मानते हैं। So it is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes। ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, और ये इससे परपेंडिकुलर। Labeled x, y and z axis, the point of intersection of these 3 axes is called origin। जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं उसको हम लोग origin कहते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। And serves as a reference point। तो जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट कह रहे थे ना, कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। द कोऑर्डिनेट x, y and z axis, so coordinate x, y, z of an object describes the position of the object with respect to this coordinate system। To measure time we position a clock in this system as well। This coordinate system along with the clock constitutes a frame of reference। अब देखो, कोई भी मोशन को मेजर करने के लिए तुमको टाइम भी मेजर करना पड़ेगा ना, टाइम के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन को चेंज करता हुआ देखोगे। तो इसका पोजीशन यहाँ ए पे था, बाद में बी पे पहुंच गया, तो टाइम मेजर करने के लिए हम लोग इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक क्लॉक भी लगा देते हैं। वो क्लॉक हमें टाइम बताता रहता है मेजर करके। तो अगर एक एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आप क्लॉक भी अटैच कर दो, तो जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को या
पोजीशन जो चेंज कर रहा है उसके टाइमिंग को मेजर कर सको, ऐसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अलोंग विद द क्लॉक को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो वही चीज कह रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration etc of the moving object. तो जो ऑब्जर्वर है ना वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है और अपने साथ क्लॉक लेके बैठा हुआ है और उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डिफाइन करके बताया हुआ है कि इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है। ऐसा ऑब्जर्वर बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ये जो रेफरेंस है इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फिजिक्स में जो यूनिवर्स में देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, one is inertial frame of reference and another one is non-inertial frame of reference. So these are two different frame of references. दो अलग अलग तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है inertial frame of reference, दूसरा है non-inertial frame of reference. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जानना कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस inertial है और inertial और non-inertial में क्या डिफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक डेफिनेशन ये कहता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, मतलब जहां पे न्यूटन्स के सारे लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब पता कैसे करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रहा है, या तो स्टेशनरी होगा या यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक्सेलरेटेड होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही जब एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जनरली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है, जो ग्राउंड है स्टेशनरी हम मानते हैं उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। बट सही मायने में देखा जाए तो अर्थ भी नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ खुद भी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो अर्थ को भी अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए, यूनिवर्स के टर्म्स में देखा जाए, तो पूरा यूनिवर्स ही मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, सारा सोलर सिस्टम, एवरीथिंग इज मूविंग, राइट? So nothing is stationary. तो जब हम कहते हैं ना कि मोशन, all motions are relative, nothing is absolute, कोई भी मोशन absolute मोशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको कि हम बोल सकें स्टेशनरी है। इस पूरे यूनिवर्स में, है ना, पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 100% नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टेशनरी है। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारा चीज हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस पे चलता है, क्योंकि एज्यूम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है कि नए जो लॉज हैं उन सबको डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, नेचर के लॉज को समझ नहीं पाएंगे। तो उन एजम्पशंस के हिसाब से अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, है ना। अर्थ को हम स्टेशनरी मानते हैं और अर्थ के रेस्पेक्ट में सारे मोशन को मेजर करते हैं। जो मोशन हम अर्थ के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे होते हैं वो उसको हम एब्सोल्यूट मोशन कहते हैं। बाकी जो भी है, अगर एक मान लो ट्रेन के छत पे, है ना, शाहरुख खान चढ़ गया, छैया छैया डांस कर रहा है और आगे दौड़ रहा है, तो ये भैया ये जो है ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है जो कि खुद वो ट्रेन मूव कर, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में मतलब हम लोगों को देखना है कि क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के साथ अटैच्ड है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अटैच्ड है तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े? यस सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है, 3 होता है सर, 4 क्यों नहीं होते हैं? 4D नहीं, 4D तो वो सब जो चीज है जो हम लोग यहाँ पे टीवी, मतलब जैसे मूवी हॉल में जाओगे वो बोलते हैं भाई 7D एक्सपीरियंस देंगे। तो डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3 ही डायमेंशन। चौथा डायमेंशन वो ऐड कर देते हैं कि आपको स्मेल भी सुनाई देने लगेगा, मतलब आप मूवी हॉल में बैठोगे
उसके बाद फिर वाइब्रेशंस भी होने लगेंगे आपके, उसको एक नया डायमेंशन ये लोग ऐड कर देते हैं। बट फिजिक्स में जब हम मोशन की बात कर रहे होते हैं तो 3 ही डायमेंशन। ओके सर। ठीक है, फोर्थ डायमेंशन वो बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं कि आपको मतलब ऐसे टर्न करने लगेंगे, आपको उसका स्मेल आने लगेगा, आप पे पानी के छींटे आने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आई डोंट Yes, नो आप लोग गए हैं कि नहीं, यहाँ पे नोएडा में एक मूवी हॉल है जहाँ पे हम लोग 4DX एक्सपीरियंस देखते हैं, कुछ एक 7DX एक्सपीरियंस आता है। तो उसमें मूवी देखने जाते हैं तो हमारे ऊपर जब वो हीरो पानी में जाता है तो हमें भी पूरे ऊपर से छींटे पड़ने लगते हैं कि जैसे कि पानी गिर रहा हो। तो ये सब चीज वो एक्सपीरियंस में ऐड करके उसको डायमेंशंस बोल देते हैं। बट वो डायमेंशन मोशन के रेस्पेक्ट में या फिर ऐसे स्पेस के रेस्पेक्ट में डायमेंशन नहीं। स्पेस के रेस्पेक्ट में देखो ना 3 ही डायमेंशन। हमारे रूम में जहाँ पे कमरे में आप बैठे हो तो आपको 3 डायमेंशन दिखेगा। एक ग्राउंड में देखो लेंथ और ब्रेथ है, और साइड में जो दीवार ऊपर खड़ी है वो हाइट हो गई। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया, 3 डायमेंशन। तो जो लेंथ और ब्रेथ है उसको एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं, और जो हाइट है दीवार की उसको जेड एक्सिस मान लेते हैं हम, यस है ना। और किसी को बेटा कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। So for the motion of the object on earth, the frame of reference attached to a person on earth is taken an inertial frame of reference. तो जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं ना, अगर हम कोई स्पेसशिप देख रहे होंगे वो अलग चीज है, बट अर्थ के रेस्पेक्ट में जितना हम लोग मोशन देखेंगे अभी जो फिजिक्स में 11-12 में पढ़ेंगे वो सारे जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे होंगे। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई अगर पर्सन है जो कि अर्थ पे खड़ा है, स्टेशनरी है, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। तो कह रहा है फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ पर्सन ऑन अर्थ इज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ वन डायमेंशनल मोशन, the motion of an object is said to be one dimensional motion if only one out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time। मान लो अगर यहाँ पे जैसे हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे थे x, y और z, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका बस x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मतलब कि वो x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, z भी नहीं चेंज करेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो उसका बस x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, और ऐसे मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन में चेंजेस हो रहा है। बाकी डायमेंशन क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, y में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, z में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। So motion of an object is said to be one dimensional motion if only one out of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. So in one dimensional motion, the object moves along a straight line or a well-defined straight path. Therefore, one dimensional is sometimes called rectilinear or linear motion. तो जो वन डायमेंशनल मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग बात कर रहे थे ना, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन वो मोशन है जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, या तो एक्स वाई चेंज कर रहा होगा, वाई जेड चेंज कर रहा होगा, या एक्स जेड चेंज कर रहा होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके मान लो 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कहाँ एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको टू डायमेंशनल बोले। इसी में अगर ऑब्जेक्ट का वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ये भी टू डायमेंशनल हो गया। एक्स और जेड चेंज कर रहा है तो भी इसको टू डायमेंशनल बोले। मतलब कि देखो अपने रूम को इमेजिन करो, रूम के फर्श पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, कोई चींटी है जो घूम रहा है इस तरीके से, तो ये टू डायमेंशन हुआ। रूम के फर्श पे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा, मान लो ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज करेगा, या इसको एक्स जेड मान रहे हो तो एक्स जेड चेंज करेगा। अगर रूम के सामने वाले दीवार पे अगर कोई चींटी ऐसे घूम रहा है तो वो भी दीवार पे ही मूव कर रहा है, प्लेन तो एक ही है
है ना, 3 डायमेंशन में तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। या फिर साइड वाले दीवार में कोई अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो वो भी 2 डायमेंशनल माना जाएगा। क्लियर है? जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन चेंज कर रहा होता है। मतलब कि एक रॉकेट तुमने छोड़ दिया एक तरफ से, अपने रूम के एक किनारे से तुमने रॉकेट छोड़ा, वो ऐसे उड़ा और यहाँ पे आके गिरा। मतलब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो तुम्हारे भाई ने उधर से एक रॉकेट बनाया, वो जो इलास्टिक में जो रॉकेट बनाते हैं, देखे हो ना, बनाए हो कि नहीं कभी? एक वो कागज का रॉकेट बनता है, उसको ऐसे ऐसे मारा और तुम्हारे ऊपर उड़ के लग गया। तो ये क्या है, बेसिकली 3 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है, जेड भी चेंज कर रहा है, तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है? So 2 dimension में the motion of an object is said to be 2 dimensional motion if 2 out of the 3 coordinates specifying the position of the object change with respect to time. In such a motion the object moves in a plane. एक plane में move कर रहा है, सामने वाला दीवार हो, साइड वाला दीवार हो, फर्श हो, ये एक plane पे movement। 3 dimensional motion में the motion of an object is said to be 3 dimensional if all the 3 coordinates specifying the position of the object change with respect to time. In such a motion the object moves in a space. स्पेस में मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे में उड़ के कोई चीज आ रही रूम में, मतलब ऐसे डायगोनल के अराउंड। तो ये सारा जो है ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, तीनों डायमेंशन चेंज कर रहा है, एक्स वाई जेड तीन। नाउ द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो जो पाथ हम लोग बना रहे हैं ना, ये देखो ऐसे जो पाथ बनाया, ये जो ऑब्जेक्ट पाथ ले रहा है व्हाइल मूविंग, उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन वाला ये ट्रेजेक्टरी हो गया, ये कर्व वाला प्लेन में ये भी ट्रेजेक्टरी हो गया, और एक इस तरह से कर्व है एक पूरे 3 डायमेंशन में, इसको भी ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। किसी को पूछना है, कोई डाउट? आगे चलते हैं। Now, to describe motion along a straight line, we can choose an axis, say x-axis, so that it coincides with the path of the object. We then measure the position of the object with reference to a conveniently chosen origin, say O, as shown in the figure. Position to the right of O are taken as positive and to the left of O is taken as negative. तो स्ट्रेट लाइन में जब हम मोशन कंसिडर करते हैं ना, तो सबसे कन्वीनियंट तरीका ये है कि भाई वो जो स्ट्रेट लाइन जिधर मूव कर रहा है उस मूवमेंट के अलोंग हम लोग एक्स एक्सिस लें। तो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जो मूवमेंट है जिस तरफ, उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे, जिधर मूवमेंट हो रहा है। सो मान लो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको एक्स एक्सिस ले लिया, तो एक पॉइंट को वहां पे हम ओरिजिन ले लेते हैं जहां पे कि ऑब्जर्वर है। ओरिजिन के राइट में हम लोग हमेशा पॉजिटिव मेजर करेंगे और ओरिजिन के लेफ्ट में हमेशा हम लोग नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है? Now motion in a straight line, the motion of a point object in a straight line is one dimensional motion. Mathematical expression, mathematically the position of the object in one dimensional motion can be expressed as x is equal to xt or x is equal to ft. ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन x is equal to ft को हम बोलते हैं x is a function of time. फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब x जो है टाइम पे डिपेंडेंट है। हम x को लिख सकते हैं लेट्स से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो ये क्या हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में x का पोजीशन चेंज करेगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 10 मीटर, है ना, टाइम 1 सेकेंड पे। यही अगर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 5। तो ये 4 2 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19, ये 19 मीटर होगी। तो बेसिकली तुम टाइम अलग अलग टाइम पे तुम x के अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो।
तो इसको हम बोलते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में x जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, तो उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है x इज इक्वल टू f ऑफ t। f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। So thus to study one dimensional motion we have to measure both the position and time at various instant। तो हम लोग को पोजीशन भी अलग अलग इंस्टेंट पे मेजर करना पड़ेगा, टाइम भी अलग अलग इंस्टेंट पे मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हम वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। ओरिजिन मान लो हम इसको कह रहे हैं भाई एट जो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, यहाँ पे तुम t इज इक्वल टू 10 भी ले सकते हो कि भाई x इज इक्वल टू -120 पे हम लेंगे t इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन ऑफ टाइम कहीं पे भी x एक्सिस पे तुम टाइम एक्सिस को ले सकते हो। एट एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस यू कैन टेक द ओरिजिन ऑफ टाइम, है ना। 5 मिनट पहले कहाँ ऑब्जेक्ट रहा होगा वो भी तुम निकाल सकते हो, प्रीवियस, राइट। Now time measured after the origin of the time axis is taken as positive and the time measured before the origin of time axis is taken as negative। तो यही हम जो बात कर रहे थे, 5 सेकंड बाद कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस आएगा, है ना। और 5 सेकंड पहले कहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो वो जो है नेगेटिव टाइम एक्सिस में नेगेटिव में जाएंगे, बिफोर 5 सेकंड तो -5 सेकंड ऐसे। The negative time coordinate of point on the time axis indicates that the object had reached that point at a time which was before the origin of time axis। मतलब 5 सेकंड पहले नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट -5 सेकंड मतलब 5 सेकंड पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था वो बताता है। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन टाइम एक्सिस डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस। तो जो इंटरवल है वो तो चेंज नहीं करेगा ना। मान लो t इज इक्वल टू 0 तुम कहीं पे रखते हो और t इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रखते हो, तो इनके बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है, 5 सेकेंड्स का। अगर यहीं पे तुम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड लिखते हो और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, तो अभी भी तो यहाँ पे इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 15 - 10 5 सेकेंड्स का ही है, तो टाइम इंटरवल सेम रहता है। यही चीज बता रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट चेंज ड्यू टू shift in the origin of time axis। Now origin of position axis can be shifted to any point on the position axis। ये भी हम लोग देख चुके हैं, x is equal to 0 तुम कहीं पे भी ले सकते हो अपने convenience के हिसाब से। The distance measured to the right of origin of position axis are taken positive and those measured to the left of origin of position axis is taken as negative। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि भाई हम लोग ये x axis बनाते हैं तो यहाँ origin के right में positive लेते हैं और origin के left में नेगेटिव लेते हैं। इन केस ऑफ मोशन along a vertical line the distance measured above the origin is taken as, मान लो वर्टिकल मोशन हो रहा है किसी में भी और यहाँ पे ओरिजिन लिया है तो इसके ऊपर जो है हम पॉजिटिव लेते हैं और इसके नीचे वाले पॉइंट को नेगेटिव लेते हैं। The distance between two locations on position axis does not change due to shift in origin of position axis। तो ये भी सेम चीज बात कर रहा है कि अगर आप ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो A और B के बीच में जितना डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर ओरिजिन यहाँ था और A जो है 5 मीटर पे ये 10 पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। अगर ओरिजिन यहाँ पे है, मान लो ये 17 मीटर है और ये 22 मीटर है, तो भी 22 - 17 करोगे तो 5 ही आएगा। तो ओरिजिन को चेंज करने से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करता। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन डज नॉट चेंज। नाउ जितने भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे हम फिजिक्स के सारे लॉज को डिफाइन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब दुनिया में जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सॉरी मैग्नीट्यूड है बस,
और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। सो अब और एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड मतलब बस वैल्यू होगा, 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर यही हम कहें कि 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन भी बता दिया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। So the physical quantities which have only magnitude but no directions are called scalar quantities. Mass, length, time, distance covered, speed, temperature, work, ये सब क्या है? Examples हैं scalar quantities. Scalars can be added, subtracted, multiplied and divided using ordinary law of algebra. तो simple laws of algebra से जैसे हम लोग दो नंबर को add, subtract, multiply और divide करते हैं, वैसे ही scalars को add, subtract, multiply या divide कर सकते हैं। स्केलर इज स्पेसिफाइड बाय मियर नंबर एंड यूनिट, इसमें बस नंबर होगा, यूनिट होगा, जैसे 10 मीटर है या 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज है जिसमें नंबर है जो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और यूनिट है जो कि उसके साइज को बताएगा। सो स्केलर इज स्पेसिफाइड बाय मियर नंबर एंड यूनिट वेयर नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। अ स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों हो सकता है स्केलर। अब वेक्टर क्वांटिटीज पे आते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये सब एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर्स को कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। इसको हम ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते हैं, इनका अलग से एक वेक्टर अलजेब्रा होता है। और अब वेक्टर अलजेब्रा तो डिटेल में 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स लिए हैं। बाकी जिन्होंने नहीं लिया है, अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन, उसके पहले हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, जितना फिजिक्स में जरूरी है ना। तो उसको जो भी दो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का और मल्टीप्लाई करने का अलग अलजेब्रा होता है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, किसी भी वेक्टर का डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते, बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो, या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो ये सारी हम लोग चीजें इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर्स में करेंगे। अभी बस हमें जानना है कि दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है। स्केलर में बस मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ बेटा पूछो। यस यस। सर वेक्टर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? वेक्टर पर डिवीजन का कोई अलजेब्रा नहीं है। बेसिकली हम लोग कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर के फॉर्म में डिवाइड करके डायरेक्शंस नहीं बता सकते, तो इसी वजह से जो डिवीजन है वो अलाउड नहीं होता है, मतलब वो अलजेब्रा डिफाइन ही नहीं हुआ है ऐसा, या कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं हुआ है जहाँ पे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करके हम दूसरा वेक्टर डिराइव कर। मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ फोर्स है और टॉर्क है, मतलब टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स करके कोई फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हम लोग डेवलप नहीं की है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते होंगे, आगे हो सकता है ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा जहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिवाइड करके एक नया वेक्टर क्वांटिटी बना सके। बट अभी हम लोग उसके डायरेक्शंस को नहीं जान सकते क्योंकि ऐसा कोई अलजेब्रा डेवलप नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ढूंढ पाए हैं जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन इन्वॉल्व। जरूरत नहीं पड़ी तो लोगों ने नहीं ढूंढा है, आगे कुछ ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को निकल के आएगा जहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज का डिवीजन रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी, वहां पे तब हम लोग वो अलजेब्रा भी डेवलप करेंगे। तो फिर वो साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट हैं वो सब उसको निकालते हैं और फिर उसको पब्लिश किया जाता है कि भाई ये चीज है, अब हम लोग इसको भी यूज करेंगे, तो फिर हम लोग फिर आगे पढ़ाएंगे बच्चों को उसको। अभी तक नहीं हुआ है उसका। अब वेक्टर अलजेब्रा का जो वेक्टर क्वांटिटी का जो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो देखें अगर,
So vector can be represented either by a single letter in bold face or by a single letter with an arrowhead. मतलब देखो बोल्ड फेस तो बुक में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, हम लोग जब लिखेंगे तो वो तो ओवर राइटिंग हो जाएगा, किसी चीज को ओवर राइटिंग कर दिया तो बन गया वेक्टर, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक के ऊपर एक ऐसे एरो साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी लेटर के ऊपर, स्मॉल लेटर के ऊपर अगर ये एरो साइन रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंगल लेटर के ऊपर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? सो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। Geometrically or graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead or arrowed line. तो ज्योमेट्रिकली भी हम लोग उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे स्केल बता देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 2 सेंटीमीटर लंबा एक एरो बनाया है तो 2 into 2 ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ग्राफिकली। ठीक है, तो यूनिट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। स्केलिंग जिसको कहा जाता है, स्केल का जब डेफिनेशन हमने दे दिया तो उसके बाद हम लोग एक एरो बनाते हैं, मान लो 2 सेंटीमीटर का, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब पाथ लेंथ पे आते हैं। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। तो हमारा ये जो है एक ऑब्जेक्ट मान लो इधर से इधर आया, तो इसका जो पाथ लेंथ है वो क्या होगा? हम लोग एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड को इसके ऊपर ऐसे बिछा देते हैं इस पाथ को, और बाद में उस थ्रेड को लंबा करके, है ना, स्ट्रेट करके हम लोग उस थ्रेड का जो लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो जो थ्रेड का लेंथ मेजर करेंगे, मान लो ये आ गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पाथ लेंथ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? So the path length is the actual distance traveled. Path length, that is distance traveled, is a scalar quantity. तो path length को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? Distance traveled. So actual path length is equal to distance traveled. दूसरा क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। So displacement of an object in motion in a given time is defined as the change in position of the object in a given time. It is the shortest distance between the two positions of the object in a given time, and its direction is from initial to final position of the object during the given interval of time. एक ऑब्जेक्ट इस तरह से zigzag path पे यहाँ मूव करके पहुंचा, ये मान लो B से A तक गया, तो ये जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए और बी पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, जो कि बी से ए के तरफ पॉइंटेड है, तो ये जो है इसको हम लोग बी ए वेक्टर कहते हैं, जिसको कि हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस हो गया, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन के तरफ डायरेक्शन होता है। तो ये जो एरो का जो डायरेक्शन है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्केलर क्वांटिटीज जो है यहाँ पे जो है नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारी चीजें हो सकती हैं। So displacement of a particle in a given interval of time is independent of choice of origin. Origin के choice पे नहीं डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। Displacement of a particle in a given time does not tell the shape of the path followed. Displacement हमें shape of the path भी नहीं बताएगा, वो तो distance बताता है कि क्या shape है। Displacement को क्या मतलब है? उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही उसका होगा डिस्प्लेसमेंट, तो वो पाथ का जो शेप है वो नहीं बताता। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल between two positions in the is the shortest distance between them.
तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एक यहाँ से यहाँ गया तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय particle in time t if the particle is moving along straight line without changing its direction of motion। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो क्या क्या होना चाहिए, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। The magnitude of displacement of a particle in a given time is less than the distance traveled by a particle in that time if the particle does not move along a straight line। So जो magnitude है displacement का in a given time, it is less than the distance traveled by the particle in that time। तो कभी भी displacement जो है या तो distance के बराबर होगा या distance से छोटा होगा, है ना। distance से बड़ा कभी भी displacement नहीं हो सकता। So that means you always will find distance is greater and equal to the displacement of a particle। Clear है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो we'll stop here for the day, है ना। इसके आगे बेसिकली थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, और उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन वील स्टार्ट द मैथमेटिकल पोर्शन, जिसको कि हम लोग डिफरेंस